देखिए, आपका सीपीसी चल रहा था और सीपीसी में आदेश चल रहा था और उसी को आगे बढ़ाना है। आज जो आदेश पढ़ाए जाएंगे इधर से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हम आदेश आपका ये 15 तक बता दिए थे। वैसे 15 से कभी क्वेश्चन बना नहीं है। यानी कि बस एक लाइन बस याद रखना है कि जो आपका ये आदेश नंबर 15 में आपका जो प्रावधान किया गया है वह है क्या? तो प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। वैसे कभी आज तक के इतिहास में ये क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। एक लाइन बस याद रखना है और कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र दायर हो गए और प्रथम सुनवाई की डेट डाली गई और वादी प्रतिवादी में अगर कोई विवाद नहीं है, यानी कि वादी ने जितनी बातें न्यायालय में की हैं अपने वाद पत्र में प्रतिवादी उन सभी बातों को क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट। तो न तो सुनवाई की आवश्यकता है न साक्ष्य लेने की। अब तुरंत पहली सुनवाई पर ही क्या सुना दिया जाएगा, फैसला। यही केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद आ जाइए आदेश 16। आदेश 16 से आपका क्वेश्चन बनता है और साक्षियों को समन और उसकी हाजिरी। यानी कि जो आदेश 16 है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस एक रहता है। जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है मुख्य रूप से कि जो विटनेस है या जो साक्षी है उनको कैसे हाजिर कराया जाएगा। अगर वे हाजिर नहीं होते तब क्या परिणाम होगा, और हाजिर हो गए और बयान नहीं दे रहे हैं तब क्या होगा। फिर आपका इसके बाद जो साक्षी बयान दे रहा है मुख्य रूप से जो पूछा जाता है उसका डी मैनर, यानी कि भाव भंगी। यही कोरिलेट करके भी एपीओ में आया है कि जो डी मैनर होता है गवाह का या जो गवाह का आपका भाव भंगी होती है, यानी कि जो कंडक्ट उसका होता है वह आपका सीआरपीसी में भी पूछा जाता है और एविडेंस में भी और सीपीसी में। वैसे एपीओ में आपका कोरिलेट करके पूछा है और वह एविडेंस में कोरिलेट करके पूछा है, फिर सीआरपीसी में भी पूछा है और जे में आपका अभी तक सीपीसी में नहीं पूछा है। तो अगला जो चांस है डी महीनर का, यानी कि हाव भाव कैसा गवाह दर्शा रहा था जब बयान दे रहा था, इसी पर आपका आपका टीयर्स वाला केस पढ़ना है, यानी कि आंसू वाला केस पलविंदर कौर। तो मुख्य रूप से जो पढ़ना है आपका कोरिलेशन इधर अच्छा करना है, क्योंकि आपका ये हर एक जगह से क्वेश्चन बनता है। तो साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के लिए सबसे पहले हम सीआरपीसी देखते हैं, उसको बैरेक्ट पर ही लिखिए। सीआरपीसी की धारा में साक्षियों को समन करना और उनको तलब करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वह सेक्शन लिख लीजिए सीआरपीसी का 69। यानी कि सीआरपीसी की धारा 69 में गवाह को समन के बारे गवाह के नाम समन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपको कोरिलेट करके मिला। दूसरा आ जाइए आपका कह सकते हैं कि आपका दूसरा हम देखते हैं आपका सीपीसी में अब उठाया जाए। जब भी ये आपका आदेश 16 पढ़िएगा, आदेश 16 जब भी पढ़िए तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेक्शन 31 पढ़ना है। तो जो दूसरा कोरिलेट होगा आपका सीपीसी का सेक्शन 31 रीड विथ, यानी कि आर बाय डब्ल्यू आर्डर 16, यानी कि 31 से जोड़कर पढ़ना है। देखिए 31 क्या कहती है, एक लाइन की धारा है। अगर गवाहों को बुलाना है तो गवाहों को बुलाने में जो समन जारी होगा, जहां तक संभव हो जो प्रतिवादी के नाम समन जारी होता है वही नियम जहां तक संभव हो लागू होंगे।
तो प्रतिवादी के खिलाफ जो समन जारी होता है उसके लिए सारवान प्रावधान धारा 27, 28 और 29 में हमने बताया। और उसके लिए जो आपका प्रोसीजरल प्रावधान है वह आदेश 5 में हमने बता रखा। किस आदेश में? 5 में। तो गवाह के लिए समन जारी करने के बारे में सब्सटेंसिव प्रिंसिपल या सारवान प्रावधान या सिद्धांत जो दिया गया है वह 31 में है। और प्रोसीजर किस आर्डर में है? 16 में। ये दूसरा नियम याद रखना है। अब आपका आइए देखा जाए आपका जो आदेश 16 का नियम 1 से क्वेश्चन बनता है, यहाँ अंडरलाइन आपको करना है। और वह करना है पहला था आपका समय 15 दिन। ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बेरेक की भाषा अब शुरू किया जाए। देखिए छांट छांट कर पढ़ना है, जो कहा जाए उसी को अंडरलाइन करिए आप लोग। तो आदेश 16 का नियम 1 भी महत्वपूर्ण है। यहाँ समय पूछ सकता है। देखिए साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन ऐसी तारीख को या इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के पश्चात का न हो, पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्तावना करते हैं, माने प्रपोजल करते हैं। और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभिप्राप्त करेंगे, यानी कि समन निकलवाएंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, पहला क्वेश्चन कि विवादक स्थिरीकरण के समय से कितने दिन के अंदर साक्षियों की सूची पक्षकारों द्वारा न्यायालय को दी जाती है? अब दे देगा 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो कितना समय लिखा है? 15। 15 दिन कब से जोड़ा जाएगा? जिस दिन विवादक स्थिर हुए। विवादक कब स्थिर होते हैं? देखिए भी बता दिया जाए थोड़ा। वादी ने वाद पत्र दायर किया, प्रतिवादी ने उसका जवाब दिया लिखित कथन द्वारा। वादी के वाद पत्र को देखकर, प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र को देखकर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाला कि वादी की कौन सी बात प्रतिवादी को इनकार है, यानी कि स्वीकार नहीं है, और जो बातें वादी ने कही प्रतिवादी उसको डिनाई कर रहा है, वही बातें निकाली जाएंगी निष्कर्ष के रूप में। और उसी को एक लाइन में फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य कहेंगे। तो विवादक तथ्य किस मुद्दे पर वादी प्रतिवादी में विवाद है? जब ये मैं कल बताया था आदेश 14 में कि विवादक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तथ्य के और विधि के। सबसे पहले सुनवाई किस पर होगी? विधि के विवादक पर। 2 प्रश्न थे जो विधि के विवादक माने गए हैं, एक अधिकारता और दूसरा समय, यानी कि जो टाइम होता है मुकदमा दायर करने का। तो विवादक जब निकल गए तो विवादक स्थिरीकरण के कितने दिनों के अंदर साक्षियों की सूची पेश करनी पड़ेगी? तो 15 दिन। ये अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं सीपीसी में। अगला देखिए, यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए कोई समन अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह पक्षकार न्यायालय में आवेदन उसमें उस प्रयोजन का कथन करते हुए फाइल करेगा जिसके लिए साक्षी को समन किया जाना प्रस्थापित है, यानी कि किसी को गवाह के रूप में बुलाना है। आप 15 दिन के अंदर लिस्ट दे दिए हैं, तो आप एक आवेदन दीजिए कोर्ट में कि हम गवाह की परीक्षा के लिए बुलाना चाहते हैं, कि गवाह को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये इसका मतलब हुआ। एप्लीकेशन दीजिए। अगला देखिए खंड 3, न्याया न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी की जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो
चाहे न्यायालय की मार्फत समन द्वारा या अन्यथा बुलाने की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी के नाम का वर्णन करने में लोप के लिए पर्याप्त कारण दर्शाता है। आपका कारण दर्शाता है यानी कि जिस व्यक्ति को आपका गवाह के रूप में लिस्ट में नाम नहीं है उस व्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, लेकिन कब? जब जबकि ये कारण बता दिया जाए कोर्ट को कि लिस्ट में इनका नाम गलती से या किसी कारण से क्या हुआ, छूट गया। कारण बताना पड़ेगा। लोप यानी कि छूटने का क्या रीजन। चौथा खंड देखिए, उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय में या ऐसे अधिकारी से जो न्यायालय द्वारा इसके लिए नियुक्त किया जाए उपनियम 1 के अधीन साक्षियों की सूची पेश करने के 5 दिनों के भीतर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ आपका काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, समय 5 दिन का है। फिर एक बार दो समय यहाँ याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि गवाहों की लिस्ट विवादक स्थिरीकरण के कितने दिनों के अंदर पक्षकारों द्वारा न्यायालय में पेश की जाएगी, तो 15 दिन। और जब लिस्ट आपने पेश कर दिया तो गवाह के नाम समन जारी कराने हेतु आप एक एप्लीकेशन देंगे। तो जब लिस्ट पेश किए हैं उसके कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 5 दिन। तो दो टाइम मिला, एक टाइम यहाँ क्या मिला, 15 दिन। लिस्ट दीजिए और आपका जब लिस्ट दे दिए तो 5 दिन के अंदर क्या करिए, आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन दीजिए। इस गवाह के नाम देखिए आराम से, इस गवाह के नाम क्या जारी किया जाए, तो समन जारी किया जाए। अगला देखिए आपका, इसके बाद आइए आदेश 16 नियम 1A देखा जाए, समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। तो नियम 1 के उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद का कोई पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए ला सकेगा, यानी कि बिना समन दिए हुए ही ला सकेगा कि ये हमारे गवाह हैं, समन संभव नहीं था, अतः इनकी क्या की जाए, परीक्षा। इसके बाद आप देखिए आदेश 16 का नियम 2 भी महत्वपूर्ण है। समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे। यानी कि जब आप समन के लिए आवेदन कर रहे हैं, इस व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाया जाए, तो आपका नियम ये है कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उसके 7 दिनों के अंदर आप गवाह का खर्चा जमा करिए। यानी कि मान लीजिए कोई सर्विस करता है और उसे आप गवाह के रूप में बुलाना चाहते हैं, मामला सिविल मामला है, 1 दिन के लिए वह गवाही देने आ रहा है, तो सबसे पहले उसका खर्चा कोर्ट में क्या करिए, जमा करिए। 1 दिन में उसका कितना नुकसान होगा ये जमा करिए और तब वह गवाह के रूप में आएगा। तो आवेदन किए जाने के कितने दिनों के अंदर आपका कह सकते हैं कि जमा करना पड़ेगा खर्चा, 7 दिन, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। इसके बाद आपका व्यय दे दिया जाएगा सीधे गवाह को। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है आदेश 16 का नियम 4, जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया। तो मान लीजिए गवाह की व्यय 10,000 माने 5,000 हुआ या 5,000 हुआ, आपने 2,000 ही जमा किया, गवाह आ गया, गवाही दिया, तो आपका मान लीजिए 5,000 उसका व्यय पड़ता है, आपने 2,000 जमा किया तो कितना बकाया रह गया, 3,000। तो जो व्यक्ति गवाह को बुलाया था अब उससे 3,000 वसूला जाएगा। तो कैसे वसूला जाएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एक लाइन इस पर आपका देखना है
कि ऐसे व्यक्ति की चल संपत्ति कुर्क करके विक्रय होगी कि अचल संपत्ति की, दोनों। ये टेक्निकल पॉइंट आ सकता है। तो दोनों नहीं, केवल और केवल स्पष्ट लिखा है जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, यानी कि चल संपत्ति की विक्रय। यहाँ थोड़ा भले अलग से लिख लीजिए। तो फिर एक बार इसको समझिए। अगर कोई पक्षकार गवाह को बुलाता है और गवाह का खर्चा कम दिया है, तो ऐसी कंडीशन में खर्चा उससे वसूला जाएगा। नहीं देता तो उसकी कौन सी संपत्ति कुर्क करके विक्रय करके वसूला जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। दे देगा जंगम यानी कि मुएबुल यानी कि चल, दूसरा दे देगा अचल या अस्थावर या इमुएबुल, तीसरा ऑप्शन दे सकता है दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों नहीं मारना है, यहाँ भरमाने वाला क्वेश्चन है। क्या केवल मारना है? चल। दो बार बताया गया तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। चल मतलब जंगम। आप आइए, एक दिन से अधिक रोके जाने पर आपका, तो एक दिन से अधिक रोका गया है तो उसका खर्चा बढ़ाइए, उतने में कहाँ होगा। इसके बाद आपका आदेश 16 नियम 5 आ जाइए। दस्तावेज पेश करने के लिए समन। तो दस्तावेज पेश करने के लिए समन आपका आदेश 16 का नियम 6 में है। जब समन जारी होता है तो स्पष्ट लिखा जाता है कि आपको समन साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा रहा है कि दस्तावेज पेश करने के लिए। तुरंत दस्तावेज पर आपका एविडेंस की एक धारा आप कवर करेंगे, 139। 139 यहाँ जोड़ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है तो क्या उसकी प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि वह बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? दस्तावेज पेश करने के लिए। कब प्रति परीक्षा उसकी हो सकेगी? जब वह अपने को गवाह के रूप में क्या कर दे? पेश। यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति साक्षी या विटनेस या गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया, न्यायालय ने ये कहा कि तुम ये दस्तावेज लेकर कोर्ट में हाजिर हो, इसके लिए समन जारी किया गया है, तो ऐसी दशा में वह साक्षी नहीं बन जाता और उसकी प्रति परीक्षा या जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जब तक कि वह अपने को किस रूप में पेश न कर दे? गवाह। ये एविडेंस का भी नियम है। इधर आपका जो ज़्यादा बनने का चांस है, आपका दस्ती समन आदेश 16 नियम 7A, इसको कवर करिए। नया क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार बना है। अब कोरिलेट करना है, दो कोरिलेशन करना है। अगर आपको पूछे कि प्रतिवादी के नाम दस्ती समन का प्रावधान कहाँ है, तो प्रतिवादी पूछे, पिछली बार आया भी था, तो आदेश 5 का नियम 9A मारेंगे। और ये यही अब नया क्वेश्चन बनेगा। देखिए फिर एक बार, क्योंकि पिछली बार भाई प्रतिवादी के नाम बना है, तो हो सकता है बन जाए कि गवाह के नाम दस्ती समन का प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 16 के नियम 7A, उसको कोरिलेट करिए तो बैरेक्ट पर। आदेश 5 का नियम 9A बैरेक्ट पर ही लिख लीजिए। प्रतिवादी के विरुद्ध दस्ती समन और आदेश 16 का नियम 7A पूछ सकता है यहाँ आपका गवाह के नाम या साक्षी के नाम दस्ती समन। फिर हम बता दें, पिछली बार आपका दस्ती समन का प्रावधान किस आर्डर के किस रूल में है, तो आर्डर 5 के रूल 9A में है। और अगर यहीं आपका दे दे गवाह के नाम पर, तो गवाह के बारे में पूछे, तो आपका जो जवाब रहेगा आदेश 16 नियम 7A। अंडर एक जगह दोनों एकत्र कर लीजिएगा, एक जगह बैरक पर दोनों एक चांस है ये पूछने का।
क्योंकि प्रतिवादी के नाम तो भाई पूछ ही चुका है, तो दस्ती समन फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। जब वादी को ही समन दे दिया जाए कि तुम खुद अपने हाथों जाकर प्रतिवादी पर समन रिसीव कराओ, तो इसी को हम हाथों हाथ समन रिसीव कराना या दस्ती समन कहते हैं। और यहीं जो पक्षकार गवाह के नाम समन निकलवा रहा है, उसी पक्षकार को समन दे दिया जाए कि तुम जाकर गवाह को हाथों हाथों क्या करना, हाथों हाथ दे देना समन। इसे भी दस्ती समन कहेंगे, लेकिन प्रतिवादी के नाम नहीं बल्कि किसके नाम, गवाह के। तो प्रतिवादी पूछे तो आदेश 5 का नियम 9A, और गवाह पूछे तो आदेश 16 का नियम 7A। दोनों एक साथ याद करना है। इसके बाद आ जाइए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, चांस है पूछने का। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आदेश 16 का नियम 10 देखिए, जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां प्रक्रिया। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको गवाह के रूप में न्यायालय ने तलब किया है और समन उसे रिसीव हो गया, फिर भी गवाही देने नहीं आया या दस्तावेज पेश करने नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा, उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और पकड़कर उसे क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के आपका कुर्की भी हो सकती है, चल और अचल दोनों संपत्तियों की। यानी कि नहीं आता तो इसी में बस एक लाइन कहीं लिख लीजिए कि वारंट जारी न्यायालय कर सकता है और चल अचल संपत्ति क्या कर सकता है, कुर्की। दबाव बनाने के लिए किया हो। बस 2 लाइन लिखना है, इसको ज़्यादा नहीं। इसके बाद आ जाइए आपका आदेश 16 का नियम 12। यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि आपका उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वह रकम पूछ सकती है यहाँ 500 रुपये से अनधिक। आदेश 16 नियम 12 आ जाइए, जहाँ गवाह उपस्थित होने में असफल रहता है, तो उस पर न्यायालय क्या लगा सकता है, फाइन। तो फाइन कितना हो सकता है, अधिकतम 500। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आ जाइए आदेश 16 का नियम 14, यानी कि आदेश 16 का नियम 14। जो व्यक्तिवाद में थर्ड पर्सन है, उन्हें न्यायालय साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, और इसको सीआरपीसी की आपका शुद्ध रूप से जो धारा जोड़ी जाती है 311। फिर एक बार देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका नाम गवाह के लिस्ट में नहीं है, नियम देखिए, और न्यायालय ये समझता है कि अगर ऐसा व्यक्ति बयान देगा, गवाही देगा, तो मामले पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है, तो न्यायालय सुमोटो से, अपनी इच्छा से, अपने प्रेरणा से ऐसे गवाह को तलब कर सकता है। यानी कि ऐसे गवाह के नाम समन जारी करके बुला सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आवश्यक साक्षी को समन करने के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आवश्यक साक्षी के बारे में प्रावधान पूछे तो आदेश 16 के किस नियम में, 14 में, उसको लिख लीजिए। इसको दूसरी भाषा में पूछ सकता है, 2 भाषाएं दे सकता है कि किस आर्डर के किस रूल में न्यायालय सुमोटो से, अपनी इच्छा से गवाह को तलब कर सकता है, समन कर सकता है, बुला सकता है। तो आदेश 16 के नियम 14 मार कराएंगे। या ये भी पूछ सकता है आवश्यक साक्षी को समन किस आर्डर के किस रूल में, तो आदेश 16 के नियम 14 में
सेम यही सीआरपीसी में मामला है कि अगर न्यायालय को लगता है कि यह व्यक्ति बयान देगा तो मामले पर सारवान प्रभाव पड़ेगा, तो भले कहीं गवाह के रूप में उसे आपका बनाया न गया हो, न्यायालय जब चाहे तब उसके नाम आदेश का निकालकर क्रिमिनल मामलों में भी उसे गवाह के रूप में सुमोटो से बुला सकता है। वह धारा पूछी गई है 311। लिख लीजिए सीआरपीसी की धारा 311। एक और यहाँ कोरिलेट करना है आपका 319 हम बता दें, उसको हल्का सा कोरिलेट करना है सीआरपीसी की धारा। फिर एक बार देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम न तो एफआईआर में था न परिवाद में, न ही उसके खिलाफ संज्ञान लिया गया, लेकिन जब न्यायालय में मामला चलने लगा तो एविडेंस आया और एविडेंस से न्यायालय को प्रतीत हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति भी इस अपराध में क्या है शामिल, तो क्या न्यायालय आपका ऐसे अभियुक्त को तलब कर सकता है कि नहीं बीच में? भले उसके खिलाफ एफआईआर न हो, भले परिवाद न हो, तो आवश्यक अभियुक्त को तलब करना, यानी कि जो अभियुक्त था लेकिन नाम कट गया था या नाम नहीं था, एविडेंस उसके खिलाफ है, तो क्या बीच में बुलाया जा सकता है कि नहीं? तो कौन सी धारा सीआरपीसी की है? 319। जरूर याद रखिए कौन सी धारा? 319 में है कि बीच में ही बुलाया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्या फिर से एफआईआर होगी, फिर से अन्वेषण होगा, फिर से संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, ये सम्मान लिया जाएगा हो गया, और इल्जाम या आरोप लगाकर कार्यवाही क्या कर दी जाएगी? तो कहाँ से ऐसे अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ होगी? एफआईआर न मार दीजिएगा, आरोप के विरचन से। काफी महत्वपूर्ण आदेश 16 है, मैं बता दूं आपका। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका जो इसमें पूछा जा इसमें आपका तो देखिए आगे आपका 14 याद रखिएगा, 15 छोड़ दीजिएगा, वे कब प्रस्थान करेंगे ये भी नहीं पूछा जाता। इसके बाद 18 भी छोड़ देना है आपका। 19 हल्का सा भले पूछ ले, लेकिन इसके बाद 20 भी छोड़ देना है, 21 भी छोड़ दीजिए। अब आइए आपका 16A, आदेश 16A, कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी, यानी कि आदेश 16A आपका 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। जो व्यक्ति का जेल में बंद हैं उनको गवाह के रूप में बुलाना है, तो दो उपाय हैं, या तो न्यायालय उन्हें बुलाए या कमीशन जारी कर दे, और कमीशन जाकर जेल में उनकी परीक्षा करे और न्यायालय को क्या दे दे? रिपोर्ट। दो उपाय हैं, इसको जब भी पढ़िएगा तो सीआरपीसी की धारा में धारा पढ़िएगा 266 से लेकर 271, उसको लिख लीजिए। सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़नी है आपको? 266 से लेकर बैठिए 271 तक पढ़नी है। उसमें प्रोडक्शन वारंट इस समय पूछा जा रहा है 267। सीआरपीसी में जो पूछा जा रहा है वारंट बी या प्रोडक्शन वारंट, उत्पादन वारंट, बताया जाएगा आगे। लेकिन यहाँ भी एक लाइन लिख लीजिए, प्रोडक्शन या उत्पादन वारंट, या इसको कहते हैं वारंट बी। देखिए आपका, अगर कोई गवाह जेल में बंद है तो ऐसी कंडीशन में
अगर उसे हाजिर कराना है तो भाई जेल के बाहर साधक अधिकारी के नाम समन होगा और कहा जाएगा कि आप लेकर क्या करिए ऐसे व्यक्ति को। आइए, यहाँ जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है वह आपका है आदेश 16A का नियम 7। यहीं अंडरलाइन करिए, केवल एक नियम, उसको अंडरलाइन करिए। आदेश 16A का नियम 7 केवल पढ़िएगा। कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति, इसको सीआरपीसी से जोड़िएगा। या तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या सीआरपीसी से। सीआरपीसी की धारा 271 मैं बताया भी था, और कई बार क्वेश्चन सीआरपीसी में बना है कि अगर कोई गवाह जेल में है और उसकी परीक्षा करनी है तो किस सेक्शन के तहत न्यायालय उसकी परीक्षा के लिए आयोग या कमीशन निकाल सकता है। तो 271 भाई याद करते रहिए, कौन सी धारा। और अगर कोई आपका गवाह जेल में है और कमीशन निकालना है जेल में परीक्षा के लिए, तो आदेश 16A का कौन सा नियम काम करेगा? 7। एकदम शुद्ध रूप से जुड़ रहा है। बस यही एक लाइन अंतर है कि ये सिविल मामलों में सीपीसी लागू होगी और सीआरपीसी किस में? क्रिमिनल में। और नियमों में अंतर नहीं है। मैं फिर बता दूं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। अगला देखिए, आदेश 17 से भी क्वेश्चन बनता है आपका। आर्डर 17 से भी एक क्वेश्चन बनता है। आर्डर 17 से देखिए आपका स्थगन, एडजर्नमेंट आपका या स्थगन, इसको कोरिलेशन जब भी करिएगा तो देखिए आपका क्या क्या बनता है। 4-5 आपका पहले कोरिलेशन करना है और तब आपका एक दो इसमें टेक्निकल पॉइंट हैं जो अंदर से बन सकता है क्वेश्चन, वह मैं तो बताऊंगा ही। लेकिन आपका इधर जो कोरिलेशन करना है, सबसे पहले हम स्थगन का मतलब क्या हुआ ये देखें। देखिए, स्थगन का मतलब यानी कि कुछ समय के लिए कार्यवाही क्या कर देना? रोक देना। आप लोग संविधान में पहले बताइए कि राष्ट्रपति आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ये आपका कई बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा। देखिए, आपका लोकसभा का विघटन करता ही है, आपका सत्र आहूत करना करता ही है, सत्रावसान करना करता ही है, और लोकसभा या राज्यसभा को स्थगित करना ये काम उसका नहीं है। स्थगित करने का काम सभापति का है, राज्यसभा है तो, लोकसभा है तो अध्यक्ष का है। यानी कि जैसे ही हंगामा सांसद करते हैं तो राष्ट्रपति कार्यवाही नहीं रोकते, ये अध्यक्ष या सभापति कुछ समय के लिए कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित या सस्पेंड या रोक देते हैं। तो आपका जो यहाँ अनुच्छेद याद रखना है, पूछा गया उत्तराखंड में अनुच्छेद तो 85। तो पहला आपका कह सकते हैं कोरिलेट आप करेंगे संविधान से, और संविधान के किस अनुच्छेद से? 85 से। वाइब्रेट रखे भाई मोबाइल। देखिए, आपका दूसरा कोरिलेट करिए। आपका दूसरा जो यहाँ पहला भूमिका देखिए, उसके बाद सेक्शन शुरू, आप आर्डर शुरू किया जाए। भाई वैसे भूमिका से ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। वो अलग बात है कि हम एक एक शब्द बताएंगे अभी 2-4 मिनट में, लेकिन हमें लगता है कि भूमिका से निश्चित क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक पक्षकार के पक्ष में सामान्यतः कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? तो उसमें देता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप 3 बार मार कर आइए। ये क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि एक पक्षकार अगर मामले का स्थगन मांग रहा है तो एक पक्षकार के पक्ष में अधिकतम कितनी बार मामला मांगने पर उसे स्थगित कर दिया जाएगा? अगली डेट सिविल मामलों में डाल दी जाएगी।
3 बार 3 बार 3 बार, बस याद रखिए 3 3 3। तो 3 बड़ी खतरनाक होते हैं, 3 तड़ाका काम बिगाड़ा है। तिकड़मबाजी भी कहा जाता है भाई। 3 अगर रहेंगे तो क्या लगाएंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। और क्या कहा जाता है कि तिकड़मबाजी कर दिया। तिकड़मबाजी मतलब कि 3 यार मिलकर और उल्टा सीधा क्या कर दिए काम। बहुत 3 खतरनाक शब्द हैं। और तो एक पक्षकार के पक्ष में कितनी बार, तो ट्रिपल तालाक से भी जोड़ लीजिए। मैं तुम्हें तालाक 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 देता हूँ और एक सांस में तालाक देकर मामला क्या करिए, यानी कि निपटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे क्या मान लिया है, अवैध। तो फिर एक बार याद रखिए, अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन जो आपका आदेश 17 पर बनता है, स्पीडी ट्रायल, उसको लिखिए कहीं। स्पीडी ट्रायल का प्रावधान आपका किस आदेश में दिया गया है। तो अगर आदेश पूछे तो आर्डर 17 मारेंगे। स्पीडी ट्रायल अब 3-4 जगह से आपको कोरिलेट करना है। एक तो संविधान, देखिए स्पीडी ट्रायल का मतलब भाई, स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित विचारण, शीघ्र विचारण। यानी कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा प्रारंभ हो गई तो वह डेली बाय डेली चलेगी, जब तक कि न्यायालय कारण दर्शाकर उसे अगली डेट के लिए स्थगित न कर दे। फिर एक बार देखिए, जब एक बार गवाहों की परीक्षा क्या हो गई, शुरू, तो वह दिन प्रतिदिन चलेगी, जब तक कि न्यायालय कारण दर्शा के अगली डेट। इसी को हम स्पीडी ट्रायल कहते हैं। अब इसी में केस पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया कि स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। भाई नए लोग लिखें, पुराने लोग तो कुछ संविधान पढ़े हैं मूल अधिकार, लेकिन नए लोगों से आशा की जाती है, लिखिए कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बाद में, उसको लिख लीजिए। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय दिया गया कि त्वरित विचारण का अधिकार अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। त्वरित विचारण का अधिकार अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। अगला देखिए आपका, इसमें जो अभी कोरिलेशन बाकी है, आपका सीआरपीसी में पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। एक त्वरित विचारण या त्वरित जांच, और दूसरा त्वरित अन्वेषण। यानी कि एक आपका पूछ सकता है स्पीडी इंक्वायरी या स्पीडी ट्रायल, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन या त्वरित अन्वेषण या तफ्तीश या विवेचना। तो अगर लिख लीजिए अलग से, तो अगर आपका क्वेश्चन पूछे त्वरित जांच या विचारण, तो सेक्शन 309 मारिएगा, 309 सीआरपीसी में लिखिए। त्वरित जांच या विचारण पूछे तो आप सीआरपीसी की कौन सी धारा मारेंगे, तो 309। इसका मतलब ये समझिए कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा प्रारंभ हो गई तो डेली बाय डेली चलेगी, जब तक कि न्यायालय कारण दर्शाकर आपका अगली डेट के लिए उसे मुलतवी या स्थगित न कर दे। ये किस धारा में, सीआरपीसी में 309। अब दूसरा क्वेश्चन आइए। यही अगर आपका पूछ दे कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, त्वरित अन्वेषण पुलिस को करना चाहिए, तो 173 का क्लाज 1 मारिएगा। लिखिए त्वरित अन्वेषण
या स्पीडी इन्वेस्टिगेशन पूछे तो सीआरपीसी की धारा चेंज होगी। 173 का कौन सा क्लाज आपको मारना है? 1। 8 क्लाज हैं टोटल। क्लाज वाइज भी क्वेश्चन बना है। और 1A तो और महत्वपूर्ण है कि अगर बालिका के साथ दुराचार हुआ है तो अन्वेषण आपका सूचना मिलने के कितने दिन के अंदर पूरा किया जाना है? 2 माह। लेकिन स्पीडी ट्रायल स्पीडी अन्वेषण का प्रावधान 173 के किस क्लाज में है? 1 में। यानी कि जो भी अन्वेषण किया जाए वह शीघ्रता से किया जाए, ये सामान्य नियम है, इसी को स्पीडी अन्वेषण कहते हैं। लेकिन अगर दुराचार का मामला है तो रिपोर्ट दर्ज करने के कितने माह के अंदर पूरा किया जाएगा? 2 माह। पहले 3 माह था, अब कितना है? 2 माह। ये खूब पिछली बार ये भी क्वेश्चन आया था, 173 1A का क्वेश्चन आया था। रिपीट करे तो याद रखिए कितने माह? 2 माह। अब देखिए आपका ये आदेश 17 शुरू किया जाए। जब भी आदेश 17 पढ़िएगा, मैं बता दूं सीआरपीसी की जो धारा पढ़िएगा, मुलतवी या स्थगन के बारे में कार्यवाही 309, यानी कि आदेश 17 आपका सिविल मामलों के लिए है और यही नियम आपराधिक मामलों में है। लगभग यही नियम है, समय का उल्लेख या इत्यादि नहीं है, लेकिन यही नियम आपका शुद्ध रूप से दिया गया है सीआरपीसी की किस धारा में? 309। अब बेयर एक्ट आ जाए भाई, अब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। आदेश 17 स्थगन। देखिए आपका आदेश 17 का नियमन, न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। तो यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है, हेतुक मने कारण, न है तो लिख लीजिएगा, पर्याप्त कारण न्यायालय में बताया जाता है तो न्यायालय पक्षकारों या उनमें से किसी को भी वाद के किसी प्रक्रम पर समय दे सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वाद की सुनवाई को समय समय पर क्या कर सकेगा? स्थगित और अगली डेट डाल सकेगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण है, परंतु महत्वपूर्ण है कि एक मन परंतु कोई ऐसा स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान पक्षकार को कितनी बार से अधिक मंजूर नहीं किया जाएगा? 3 बार। एक पक्षकार की मांग पर कितनी बार स्थगन सिविल मामलों में? 3 बार। यही क्वेश्चन आपका बनता है। जो लोग एमपी का एग्जाम देते हैं वहाँ भी एमपी के भू राजस्व संहिता में भी 3 बार का ही नियम है कि एक पक्षकार के बारे में के पक्ष में अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है। तो एमपी जो भू राजस्व संहिता पढ़ते हैं आप, वहाँ भी 3 बार ही है, मैं बता दूं आपका। अगला देखिए आपका स्थगन के खर्चे, ये छोड़ दीजिए, खर्चा दिया जाएगा। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आगे देखा जाए आपका इसमें आदेश आपका 17 का नियम 2, यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो आपका क्या प्रक्रिया होगी? तो आदेश 9 वाली प्रक्रिया होगी। और क्या होगी? अपना भाई कह सकते हैं कि आदेश कौन वाली प्रक्रिया? एक सेकंड, यहाँ आपका लिखिए अगला इसमें आपका आदेश 17 का नियम 1 का परंतुक ए पढ़ना है, स्पीडी ट्रायल के बारे में। वही छूटा है, देखिए आदेश 17 का नियम 1 में प्रोविजो दिया है, परंतु उसके बाद कई खंड दिए हैं, थोड़ा घर पर भी एक बार देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें जो क्लाज हैं वह ए है। अब यहाँ अगर अंदर जाकर पूछे कि स्पीडी ट्रायल का प्रावधान कहाँ है,
तो आदेश 17 के नियम 1 के परंतु ए में, परंतु किस में है, तो वहीं देखिए फिर मैं दो नहीं, हाँ नहीं दो है भाई, देखिए आपका आदेश 17 का नियम 1 के क्लाज 2 का परंतु ए ऐसे पढ़ा जाता है। आदेश 17 का नियम 1 का उपनियम 2 का परंतु ए ऐसे उपनियम पढ़ा जाता है। यानी कि बहुत लंबा चला जाएगा। स्पीडी ट्रायल हम बता ही दिए हैं, वही बात लिखी गई है कि जब एक बार गवाह की परीक्षा क्या हो गई प्रारंभ, तो वह डेली बाय डेली चलेगी जब तक कि सभी गवाहों की परीक्षा न हो जाए। लेकिन न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाकर क्या कर सकता है, इस परीक्षा को अगली डेट तक के लिए क्या कर सकता है, स्थगित। इस प्रकार आपका आदेश 17 में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो समाप्त हुई। अब आइए आदेश 18। 18 से भी एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। वहीं साक्षी की भावभंगी ही ज़्यादा बनता है। लेकिन आपका वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा, देखिए अच्छे से इसको भी 2-3 नियम अच्छे से तैयार रखिएगा। आदेश 18 में वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा, तो जब भी साक्षियों की परीक्षा पढ़िएगा तो सबसे पहले एविडेंस आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये आदेश जब भी पढ़िए तो जो एविडेंस का चैप्टर 7 है पहले तो वो देखना है कि सब आपका सबूत का पेश किया जाना और मामले का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। फिर गवाहों की जो 4 परीक्षा एविडेंस में दी गई है, अब यहाँ भी वह पूरे फ्लो में काम करेगी। तो दो नियम पहले अलग जानिए। तो भाई आपका एविडेंस का सेक्शन 101 आपका सबूत के प्रारंभिक भार को बताता है। और ये आपका तो सबूत का प्रारंभिक भार किस पर होता है, अगर आपका सिविल मामला है तो सामान्यतः वादी पर, और क्रिमिनल मामला है तो सामान्यतः अभियोजन पर। तो 101 एविडेंस के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, तो सिविल मामला है तो वादी और क्रिमिनल मामला है तो अभियोजन। जब दोनों पक्षकार न्यायालय के सामने आ जाते हैं तो 102 अप्लाई होगी। सबूत का भार किस पर होगा, तो जो पक्षकार असफल हो जाएगा अगर किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। अब परीक्षा कराइए, उसके बाद ये शुरू किया जाएगा। जब भी कोई गवाह न्यायालय में पेश किया जाता है तो एक दो नियम देखिए भाई, तब आपका मान लीजिए ए वादी है और बी प्रतिवादी है। ए ने अपनी ओर से एक गवाह सी को पेश किया, तो अब इसका एग्जामिनेशन होगा यानी कि इसकी परीक्षा की जाती है। और परीक्षा का जो क्रम इत्यादि दिया गया है वह सीपीसी में भी मिलेगा आदेश 18 में, और आपका एविडेंस में भी मिलेगा। तो देखिए एक बार फिर हम थोड़ा डिटेल करते हैं। जब किसी गवाह को बुलाया जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, धर्म लिखा जाता है, और किस पक्षकार ने उसे बुलाया है ये भी लिखा जाता है। क्योंकि जिस पक्षकार ने उसे बुलाया है पहला परीक्षा करने का अधिकार उसी पक्षकार को प्राप्त है, दूसरे को नहीं। तो किसने सी को बुलाया है, इस उदाहरण में ए ने, तो पहले पूछताछ करने का अधिकार किसका है, ए का। तो ए परीक्षा करेगा गवाह की, वह कहा जाएगा मुख्य परीक्षा। फिर विपक्षी बी करेगा तो वह कहा जाएगा प्रत परीक्षा। फिर ए इस गवाह की परीक्षा करेगा तीसरी तो पुनः परीक्षा, और फिर बी करेगा परीक्षा तो अतिरिक्त। तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा कौन कर दिया, जो गवाह को बुलाया है
और विपक्षी द्वारा कौन सी परीक्षा की गई? प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा। पहले बताइए कौन सी परीक्षा होगी? क्रम बनाने के लिए दिया है, उसके बाद प्रति परीक्षा, उसके बाद पुनः परीक्षा, उसके बाद अतिरिक्त, उसके बाद कौन सी होगी? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। चलिए, अब इन्हीं परीक्षाओं को आपका जो देखना है आदेश 18 में देखना है। तो देखिए आदेश 18 वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा। देखिए कह करके आदेश 18 का रूल 1 देखिए, आरंभ करने का अधिकार। तो बताइए 101 एविडेंस में बताइए सबूत का भार सिविल मामलों में सामान्यतः किस पर होता है? वादी पर कि प्रतिवादी पर कि दोनों पर? वादी पर। तो सामान्यतः प्रारंभ मामले का कौन करेगा? वादी। सामान्यतः कौन अपने गवाह पहले बुलाएगा? वादी। किस आर्डर के किस रूल में? आदेश 18 के किस नियम में? 1 में। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ दशाओं में कौन बुला सकता है? प्रतिवादी। इसके बाद आपका कथन और साक्ष्य पेश कराइए, ये सब नहीं पढ़ना है आपका। जो मुख्य रूप से आपका इसमें पढ़ना है, बीच में न पढ़कर आदेश 18 का नियम 12 लिखिए, अंडरलाइन करिए। यही क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहीं से आपका क्वेश्चन उठा भी है। आदेश 18 का रूल 12 साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ, यानी कि गवाहों के या विटनेस के डिमैनर के बारे में टिप्पणियाँ। तो साक्षियों की, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है आपका कि सीपीसी के किस आर्डर के किस रूल में साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियों का प्रावधान किया गया है, या साक्षी या गवाह की डिमैनर दिया गया है? तो आदेश 18 का कौन सा नियम? 12। सेम प्रावधान आपका क्रिमिनल मामलों में है, उसको कोरिलेट करिए। सीआरपीसी की धारा 280, उसको कोरिलेट कर लीजिए। फिर एक बार कोरिलेट करिए 280। देखिए आपका आदेश 18 का नियम 12 कम बार पूछा गया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 280 ज़्यादा बार पूछी गई है। और एक बार जो यूपीएपीओ ने दिया वह एविडेंस में कोरिलेट करके दे दिया, सब मिक्स करके, और वह भाव भंगी के बारे में। तो एविडेंस भी कोरिलेट करिए। तो भाव भंगी मने हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, आचरण। तो एक तो आचरण जैसे ही दर्शित हो, तो कौन सी धारा में कंडक्ट सुसंगत है? आपका कौन सी धारा में? 8 में। और आपका फीलिंग, यानी कि जो संवेदना या अनुभव होता है वह भी आपका 14 में सुसंगत है। मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना। तो बताइए पुराने लोग, मन की दशा सामान्य होनी चाहिए कि विशिष्ट? हाँ। एक के पास 3 वाहन है, तीनों वह किराए पर देता है और तीनों आपका, तीनों के प्रति लापरवाह हैं। ये मन की सामान्य दशा है। क्या ये सुसंगत होगी? नहीं। लेकिन वाहन नंबर 1 को, बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, और सभी लोगों ने उसका क्या किया? आपका कह सकते हैं कि शिकायत की। तो ये मन की विशिष्ट दशा हो गई और ये क्या होगा? सुसंगत। इसी प्रकार गोली वाला उदाहरण पूछा जाता है। ए पर आरोप है कि उसने बी की गोली मारकर हत्या की। ये दिखाया जाता है कि अमूमन लोगों पर गोली चलाता रहता है, ये विसंगत। लेकिन बी पर 2-3 बार पहले भी हमला कर चुका है, सुसंगत, क्योंकि ये विशिष्ट बात है, सामान्य बात नहीं है। तो सेम उसी प्रकार याद रखना है कि जो आपका एविडेंस में पूछ ले तो सेक्शन 8 मारेंगे और सेक्शन 14 मारेंगे। लिखिए
हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, कंडक्ट, किसमें मारेंगे? एविडेंस में पूछे तो 8 है, उसके बाद आपका 14 है। शारीरिक संवेदना में आएगा कि व्यक्ति करा रहा था, ये भी फीलिंग है, दर्द था तभी तो ठंडी में करा रहा था आपका। देखिए आपका ये हो गया, आपका 3 जगह से कोरिलेट करके जाइएगा और क्वेश्चन बना सीआरपीसी से लेकर। एक बार एपीओ में सीआरपीसी और एविडेंस मिक्स करके पूछ लिया है, तो उसको अंडरलाइन किए रहिएगा। 8-14 सीआरपीसी 280 और अंत में सीपीसी, कौन सा आर्डर का कौन रूल? आर्डर 18 का रूल 12। इसके बाद आ जाइए आपका आदेश 18 का नियम 18, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आदेश 18 का नियम 18 आप पढ़िएगा, निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि सीपीसी के किस आर्डर के किस रूल में न्यायालय किसी चीज का निरीक्षण कर सकता है, स्थान का इंस्पेक्शन कर सकता है स्वयं जाकर? तो आपका जवाब रहेगा आदेश 18 का कौन सा नियम? 18 बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आपका। 18 आदेश 18 का नियम 12 पढ़िएगा, डी मैनर, भाव भंगी। और दूसरा पढ़िएगा इसमें आदेश 18 का नियम कौन सा? 18 लोकल, माने आपका लोकल इंस्पेक्शन या भौतिक पदार्थों का सभी हैं, भौतिक पदार्थों का निरीक्षण क्या न्यायाधीश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब इसको कोरिलेट करिएगा और सीआर, भले सीपीसी में ना पूछे लेकिन सीआरपीसी में एक क्वेश्चन बनता है और हल्का सा ही अंतर रहता है। देखिए मैं बता दूं आपको, सीआरपीसी की 3 धारा अलग लिखी है जो लोग ना जानते हो, एक 139, एक 141 और तीसरा 310। यानी कि सीआरपीसी की धारा 139, फिर सीआरपीसी की धारा 148 और फिर सीआरपीसी की धारा 310। हमें लगता है 99% चांस रहता है कि तीनों धाराओं में से हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए। एक एक लाइन अलग लिख लीजिए, हल्का का अंतर है मैं बता दूं। अगर आपका दे लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय अन्वेषण, शब्द को ध्यान में रखिए, अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन दे, स्थानीय अन्वेषण दे, तो आप मारिएगा 139, ये मारिएगा। यही शब्द चेंज कर दे, लोकल इंक्वायरी दे दे, स्थानीय जांच दे, तो 148 मारना है। देखिए शब्द मैं चेंज कर रहा हूँ, विशेष ध्यान शब्दों पर देना है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, क्योंकि ये विशेष ध्यान शब्दों पर देना है। ऐसा क्वेश्चन लोग बिहार और झारखंड में गलत करके आ गए हैं। यानी कि कई बार ऐसा क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं और वहीं गलतियां आप सुधारिए। कंपटीशन में ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है। फिर हम तीनों धाराएं बता रहे हैं ताकि गलती न हो। 139 में पूछ दे स्थानीय अन्वेषण, लोकल इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखिए। अगर 148 पूछे तो लोकल आपका इंक्वायरी यानी कि स्थानीय जांच मार कर आइएगा किस धारा में है। और यहीं आपका लोकल इंस्पेक्शन पूछ ले, स्थानीय निरीक्षण दे दे, इंस्पेक्शन दे दे, तो 310 मार कर आइए। फिर एक बार लास्ट में इसको याद रखिए, स्थानीय अन्वेषण दे तो कौन सी धारा? सीआरपीसी 139। स्थानीय जांच दे तो 148, स्थानीय निरीक्षण दे तो 310। देखिए यहाँ से गलती क्षम्य नहीं है, ये गलतियाँ बाहर कर देंगी। कहिए तो फिर 4 बार बताया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए।
लेकिन गलती ना करिए, एक क्वेश्चन पूरा, क्योंकि मैं देख रहा बिहार में भी पूछा गया था, आपका झारखंड में, कई राज्यों में लोग 139 वाली गलती ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्थानीय अन्वेषण दिया है तो मार दे रहे हैं स्थानीय जांच 148। इसीलिए शब्द पर विशेष इधर ध्यान देना है। फिर एक बार लास्ट में बताया जाए, अन्वेषण पूछे तो 139, जांच पूछे तो 148, और अगर आपका निरीक्षण पूछे तो 310। सीआरपीसी। अगला देखिए, आदेश 19 आ जाइए। आपका एफिडेविट या शपथ पत्र, आपका शपथ पत्र, आपका बस एक लाइन में आपका जानना है, अंदर से नहीं पूछा गया है कि शपथ पत्र के बारे में किस आर्डर में प्रावधान है। तो आदेश 19 में प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एविडेंस में कि शपथ पत्र साक्ष्य होता है कि नहीं, नहीं होता, और लेकिन न्यायालय चाहे तो साक्ष्य के रूप में क्या कर सकता है। और केस पूछा गया था जे में, कौन सा केस है? सुधा नहीं, लक्ष्मा नहीं भाई, सुधा देवी बनाम एमपी नारायण। देखिए, लक्ष्मा देवी का जो केस है वह मृत्युदंड से है कि सार्वजनिक स्थानों पर मृत्युदंड भारत में दिया जा सकता है कि नहीं, नहीं दिया जा सकता। उसको लिख लीजिए कहीं केस तो। सुधा देवी बनाम, आदेश 19 पर ही लिखिए, सुधा देवी बनाम एमपी नारायण, सुधा देवी बनाम एमपी नारायण का केस है। सामान्यतः शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता। कई पूछा गया है कई बार, सामान्यतः जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, क्या वह एविडेंस होता है कि नहीं। तो सामान्यतः शपथ पत्र साक्ष्य होता है कि नहीं, नहीं होता। लेकिन न्यायालय, लेकिन लगा कर लिखिएगा, लेकिन न्यायालय चाहे तो इसे शपथ पत्र के, चाहे तो साक्ष्य के रूप में मान सकेगा। लेकिन न्यायालय चाहे तो इसे साक्ष्य के रूप में क्या कर सकेगा, मान सकेगा। इसके बाद आ जाइए आदेश 20। आदेश 20 से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पिछली बार भी आपका क्वेश्चन बना है। और आदेश 20 को जब भी पढ़िए तो पूरी तरह सीआरपीसी को जोड़कर पढ़ना है। आपका निर्णय और डिक्री, यानी कि जजमेंट एंड डिक्री, इसको सीआरपीसी की कई धाराएं यहाँ ऐड होंगी। अभी 10-15 मिनट का ब्रेक रहेगा, सीपीसी चलेगी भाई, दूसरा पीरियड भी, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अभी चलेगा। संविधान हो सकता है आज भी ना चले, कुछ सीपीसी और एविडेंस खींच दिया जाए ताकि संविधान लगे, तो तभी सीपीसी का आदेश 20 पढ़ाया जाएगा। 20 जैसे ही निपटा उसके बाद से फिर आपका स्पीड पकड़ लेगा। 20 से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो भाई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। और जितना पढ़ाया जाए आर्डर में उतना ही पढ़िए, नहीं कि फालतू पढ़िए, वो एक दो क्वेश्चन भले छूट जाए। तभी सीपीसी का आदेश 20, क्योंकि कोरिलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा है आदेश 20 में। सीआरपीसी की धारा 353 और 54, तमाम धाराएं पूरी तरह इसको पढ़ना है। एक देखिए, आपका आदेश 20 हमें सीपीसी में चलना है, जजमेंट एंड डिक्री। इसको आपका ये इस आदेश से आपका एक क्वेश्चन पिछली बार भी बना था और पूरा चांस रहता है। वैसे कोरिलेशन करके तो 4-5 क्वेश्चन हम निकालेंगे, लेकिन जब भी आपका ये आदेश पढ़िए तो कम से कम सीआरपीसी की भी कुछ धाराएं इसी के साथ हम पढ़ाएंगे। जो सीआरपीसी में जजमेंट आता है उसके लिए पिछली बार हम बैठे हो, सीआरपीसी में जो पिछली बार पूछा गया था कि आपका निर्णय कहाँ दिया गया है, सीआरपीसी मेंस में भी आया था आपका,
तो 353 में 353। फिर आपका पूछा गया एक बार कि निर्णय की अंतर वस्तु, निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपका सीआरपीसी की धारा आपका 354 काम करेगी, यानी कि 354। फिर आपका पूछा गया, यानी कि सब क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आपका जो पूछा गया था वह कि सीआरपीसी में क्या नहीं हो सकता। तो जो रिव्यू है, यानी कि जब एक बार निर्णय सुना दिया गया तो सीआरपीसी में अब वह न्यायालय उस निर्णय को पलट नहीं सकता सामान्यतः, यानी कि वह न्यायालय उस पर पुनर्विचार करने में क्या है। अच्छा, ये सीआरपीसी अभी बताया जा रहा है। सीपीसी में पुनर्विचार हो सकता है, अभी हम बताएंगे उसका आधार और तमाम चीज़ें। समय इसके बाद आपका जो सी बैठे हो जो सीआरपीसी से जोड़ना है, आपका जजमेंट के बारे में समय जोड़ना है कि सीआरपीसी में कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन सीपीसी में समय दिया गया है, वह समय याद रखना है। फिर निर्णय की अंतर्वस्तु याद रखना है कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। फिर डिक्री तैयार कब की जाएगी, डिक्री कितने दिनों में तैयार की जाएगी, ये भी आपका डिक्री की अंतर्वस्तु क्या होगी, और तमाम चीज़ें यहाँ पढ़ना है। फिर जो लास्ट अचल संपत्ति चल संपत्ति के लिए डिक्री पारित की जाती है, जाकर आयोग उधर से बनाया है क्वेश्चन आदेश आदेश 20 के लास्ट नियमों से, यानी कि एक बार जो आयोग ने क्वेश्चन बनाया, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बना है आपका न्यायाधीशों पर बना है। देखिए 4-5 मॉडल और तब शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन कि यदि कोई न्यायाधीश निर्णय सुना दिया लेकिन साइन करना भूल गया, डेट डालना भूल गया, न्यायालय की मुद्रा छूट गई, तो यह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी, कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, या निर्णय अवैध होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये केवल प्रक्रियात्मक पक्ष हैं और छोटी छोटी गलतियां क्या है क्षम्य, और आपका मुख्य है। आपका ये एपीओ में आया था, मुख्य पहलू है निर्णय सुनाना, आपका प्रक्रियात्मक पहलू है निर्णय पर साइन करना। तो अगर साइन न्यायाधीश छोड़ भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला आइए, अगर एक न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया और वह मर गया या इस्तीफा दे दिया या ट्रांसफ़र हो गया, अभी सुनाया नहीं था, तो वह जो लिखा था क्या माना जाएगा, ये उत्तराखंड ने बनाया। तो वह लिखा है निर्णय अभी सुनाया ही नहीं है, तो वह उसकी केवल और केवल एक ओपिनियन, एक राय मानी जाएगी, बेरेक्ट में कहीं दिया नहीं है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड 2 बार रिपीट किया और उत्तराखंड आयोग ने ये माना कि वह न्यायाधीश की केवल राय है, तो उसी आधार पर हम भी बता रहे हैं, कहीं दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि एक न्यायाधीश ने निर्णय लिखा लेकिन अपना स्थान उसके बाद खाली कर दिया, तो क्या बाद वाला न्यायाधीश उसके द्वारा दिए गए निर्णय को सुनाएगा कि नहीं। तो सुनाएगा, यानी कि अब संशोधन करके कानून में पहले सुना सकेगा था, लेकिन अब बाध्य है कि वह क्या करेगा, सिविल मामलों में सुनाएगा। ये भी हम नियम बताएंगे। इसके बाद निर्णय होता क्या है, निर्णय कब सुनाया जाएगा, डिक्री क्या होती है, डिक्री कब सुनाई जाएगी, किसकी अपील होती है। और इसी में आपका पिछली बार आया भी था क्वेश्चन टेस्ट में, डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का मतलब भी हम बताएंगे। डीम्ड का मतलब कि निर्णय की कॉपी दे दी गई और अभी डिक्री बनी नहीं है, तो वह जो निर्णय की प्रति है वही डिक्री मान ली जाएगी और उसी प्रति को लेकर आप आगे अब तक मने अपील करिए। लेकिन जैसे ही डिक्री बन गई, वह जो निर्णय की प्रति थी जिसे डीम्ड डिक्री माना गया था,
उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? जैसे ही डिक्री क्या हुई? पारित। अब आपका दूसरा दो तीन और नियम आइए सिविल मामलों में, तब शुरू किया जाए भाई। निर्णय कब सुनाया जाएगा? तो तुरंत सुनाइए जब सुनवाई पूरी हो गई। आपका ये एमपी का क्वेश्चन है कि सामान्यतः निर्णय या फैसला कब सुनाया जाए? तो जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हुई तुरंत निर्णय सुनाया जाए, ये पहला नियम है। अगर तुरंत नहीं सुनाया जाता तो सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर सुनाइए, और 30 दिन के अंदर नहीं सुना पाते तो हर हाल में 60 दिन के अंदर। लेकिन 60 दिन कहाँ से गिना जाएगा? सुनवाई पूरी होने के तिथि से। याद रखिए सामान्य नियम, फिर एक बार याद रखिए, कब सुनाइए? तुरंत। तुरंत नहीं सुनाते हैं तो कब? 30 दिन। हर हाल में कितना दिन? 60। निर्णय के कितने दिनों के अंदर डिक्री या आज्ञप्ति या जय पत्र तैयार किया जाएगा? तो 15 दिन। ये जरूर याद रखिए, तुरंत 30 दिन, 60 दिन, और डिक्री कितने दिनों के अंदर आपका पूछा जाए तो 15 दिन। अभी हम बता रहे हैं, आपका थोड़ा धैर्य रखिए, 1-2 मिनट को रिलेशन थोड़ा हो जाए। क्योंकि आदेश 20 में निर्णय और डिक्री के बारे में प्रोसीजर दिया गया है, तो सबसे पहले निर्णय की परिभाषा, उसके बाद डिक्री की परिभाषा, तब सारवान प्रावधान, और तब आदेश 20 शुरू किया जाता है। और शुद्ध रूप से हम कोरिलेट करते रहेंगे सीआरपीसी की धारा 253, 254, जहाँ जहाँ जो धाराएं आए, नहीं 300, 353, 354, लगातार क्वेश्चन सीआरपीसी में बन रहा है। देखिए आपका जो जजमेंट या फैसला या जो निर्णय की परिभाषा है वह सीपीसी की धारा 29 में दी गई। अब रटते रहिए, जजमेंट की परिभाषा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आने का चांस भी रहता है, रिपीट कर सकता है कि जजमेंट को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो सीपीसी की धारा 29। जजमेंट का मतलब क्या हुआ? तो जब न्यायाधीश कोई डिक्री पारित करता है या कोई आदेश देता है तो इस डिक्री या आदेश के पारित करने का बेस बताता है, आधार बताता है, कारण बताता है, और वहीं जो बेस, आधार या कारण है उसको हम क्या कहते हैं? निर्णय। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि निर्णय क्या है, तो आप एक लाइन में जब देखिएगा कि डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। अब इसमें देखिए कैसे भरमाता है, डिक्री के आधारों का कथन, आदेश के आधारों का कथन, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको ये चुनना है जिसमें डिक्री भी रहे और क्या रहे? आदेश के और आधारों का कथन। यानी कि आधार का मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय कोई डिक्री पारित करता है या कोई आदेश देता है तो उसका रीजन बताता है, कारण बताता है, और या आधार कहिए बताता है, और वहीं आधार वहीं बेस ही क्या कहलाते हैं 29 में? जजमेंट। निर्णय के बाद या तो उस निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री होगी या आदेश होगा। निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री तब होगी जब वह निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की पूर्ति करता हो। जैसे कि संविधान नियम में आपको बताया गया कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब सेक्शन 10 की कंडीशन को क्या कर दे? फुलफिल। फिर एक बार इसको समझिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब, और यही गलत होगा। कोई करार संविदा तभी बनेगा जब वह कॉन्ट्रैक्ट की धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर दे। अगर फुलफिल कर देता है तो उस संविदा को हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, वास्तविक संविदा कहेंगे। लेकिन कुछ करार ऐसे हैं जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते,
फिर भी जबरदस्ती उन्हें संविदा मान लिया गया है, उसको हम डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और 68 से लेकर कहाँ तक है, 72। तो बताइए कितने प्रकार के डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, 5। डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प की परिभाषा दी गई है कि नहीं? नहीं। इसका आधार मैं बताया था शाम वाले, मोसेज बनाम मैकफार्लान का केस। जज का नाम याद रखे, मैन्सफील्ड। आधार क्या है, अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से धनी होने नहीं देगा। कितने प्रकार हैं? तो क्वांटम मेरिट किस धारा में है? और पड़ा माल पाने वाला, और भूल, हाँ, और हितबद्ध 69, और माइनर या पागल हैं तो 68। कितने प्रकार के संविदा कल्प है? 5। देखिए एकदम रटा होना चाहिए, और कोई उपाय नहीं, इसका बताया गया था शाम वाले पीरियड में सब। यानी कि 68 से कंसेप्ट बनाइए, 68 से लेकर जो 72 तक में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हैं, या डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहिए, संविदा कल्प कहिए, अर्ध संविदा कहिए, इनमें संविदा के आवश्यक तत्व नहीं मिलते, फिर भी कानून संविदा जैसा इन्हें क्या करता है, मान लेता है। तो सेम उसी प्रकार डिक्री में आइए कि जो निर्णय धारा सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, तो एक लाइन कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, वे सभी निर्णय से निकला निष्कर्ष आदेश कहलाएगा, आर्डर। न्यायालय ने क्या पारित किया है, आदेश। लेकिन कुछ आदेश ऐसे हैं जो धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती उन्हें डिक्री मान लिया गया है, इसी को हम डीम्ड डिक्री कहेंगे। यानी कि जो निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती कानून उन्हें क्या मान लेता है, डिक्री, उसको हम क्या कहते हैं, डीम्ड डिक्री। वैसे धारा 2 की उपधारा 2 में 2 ही डीम्ड डिक्री दी गई हैं, लेकिन और भी डीम्ड डिक्री हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर मिलेगी। और एक तो निर्णय में ही मिल जाएगी कि निर्णय दिया गया, डिक्री पारित नहीं, निर्णय की कॉपी दी गई, तो वहीं डिक्री मानी जाएगी। कब तक मानी जाएगी? जब तक कि डिक्री पारित न हो, हमेशा के लिए नहीं। कब तक? जब तक डिक्री पारित न हो। तो 2 का फिर बैक होइए। 2 ऐसे निर्णय हैं जो डिक्री की शर्तों का पालन नहीं करते, फिर भी डिक्री माना जाता है, इसी को डीम्ड डिक्री कहते हैं। पहला, आर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र का नामंजूरन, और दूसरा सीपीसी की धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण। ये डिक्री की शर्तों की पूर्ति न होते हुए भी इन्हें जबरदस्ती क्या मान लिया गया, डिक्री। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 68 से लेकर कहाँ तक, 72। तो जहाँ जहाँ डीम्ड हो एविडेंस में भी याद रखिएगा 2 धाराएं, डीम्ड ओरल एविडेंस 119, और डीम्ड डॉक्यूमेंट्री कल ही परसों बताया गया 63 का कौन सा क्लास, 5। जिसने दस्तावेज देखा हो, देखा हो मतलब उसका आशय निकाला गया था, पढ़ा हो, मौखिक रूप से बयान दे रहा हो, तो मानना चाहिए मौखिक, लेकिन माना क्या गया कानूनन, दस्तावेज। और द्वितीयक साक्ष्य माना गया है कि प्राथमिक 63 में द्वितीयक, ये भी याद रखिए, प्राथमिक आपका आ जाएगा 62, और एविडेंस की धारा 63 में द्वितीयक। अब ये धारा 33 पढ़ना है, यानी कि देखिए आपका 29 हो गया, 2 हो गया सीपीसी की। अब धारा 33 पढ़ना है। न्यायालय सुनवाई पूरी हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा, और निर्णय के अनुसरण में डिक्री पारित की जाएगी।
यानी कि सीपीसी की धारा 33 स्पष्ट रूप से बताती है कि पहले जजमेंट दिया जाएगा और जजमेंट को फॉलो करते हुए जजमेंट में कही गई बातों के आधार पर उसके बाद क्या बनाई जाएगी, डिक्री। अब यहाँ आपका क्वेश्चन बना है कि डिक्री निर्णय का अनुसरण करते हुए बनाई जाती हैं, डिक्री निर्णय के विपरीत बनाई जाती हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों नहीं मारना है। हाँ, अनुसरण किसका अनुसरण, कौन बनाई जाएगी, डिक्री। कौन सी धारा, तो पहले क्या आएगा, निर्णय, उसके बाद तो निर्णय और डिक्री ये सारवान प्रावधान धारा 33 में हुआ, याद रखिए। अब इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह आदेश 20 में दिया गया है। यानी कि जो प्रिंसिपल है निर्णय और डिक्री का वह सेक्शन 33 में, और जो प्रोसीजर है वह किस में है, आर्डर 20 में। तो अब प्रोसीजर शुरू किया जाए और एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देखिए। आदेश 20 का नियम 1 में ही 5-6 क्वेश्चन आपको निकलेंगे, देखिए आपका एक एक करके। निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो पहला कोरिलेट कर लीजिएगा कि निर्णय पूछा गया था सीआरपीसी में कि निर्णय के बारे में किस धारा में प्रावधान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो सीआरपीसी 353। और सीपीसी पूछ ले तो भाई धारा हम बताए हैं, आदेश पूछे तो 20। फिर एक बार तैयार रखिए, सीआरपीसी में आया हुआ है कि जजमेंट किस धारा में है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, तो कौन सी धारा में है आपका 353। तो आदेश 20 का नियम 1, निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो देखिए न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में। अब पहला 2 क्वेश्चन यहाँ आया, आपका भले शब्द पहला ही थोड़ा कठिन है। पहला आया कि निर्णय तभी सुनाया जाएगा जब मामले में सुनवाई क्या हो जाए, पूरी। तो कब हम कहेंगे कि हियरिंग कंप्लीट हो गई, जबकि वादी ने प्रतिवादी दोनों को मौका दिया गया, अपना अपना दोनों ने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है, अब कोई सुनवाई की किसी की आवश्यकता नहीं है, तो हम कहेंगे कि सुनवाई क्या हो गई, पूरी। अब मैंने कोई साक्ष्य और बयान लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कहेंगे कि सुनवाई क्या हो गई, पूरी। सुनवाई पूरी, न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में। तो निर्णय का मतलब क्या हुआ, तो 29 में हमने बताया था, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। रट कर जाइएगा, पूछा गया 3 बार रिपीट किया है जे में कि निर्णय का मतलब क्या हुआ, तो डिक्री या आदेश का कारण ही क्या कहलाता है, निर्णय। अगला आपका आया खुले न्यायालय में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, कहीं कोरिलेट कर लीजिए। वैसे कई बार मैं बताया हूँ कि ओपन कोर्ट या खुला न्यायालय अगर सीआरपीसी में पूछे तो 327, संविधान में उच्चतम न्यायालय का पूछे तो अनुच्छेद 145 का क्लाज 4, 145 का क्लाज 4, और अगर सीपीसी में उत्तराखंड पूछा था 153 ख या इंग्लिश में 153 भी। 3 धाराएं ऐड करिए, एक क्वेश्चन बनने का चांस फ्री में रहता है। कौन कौन धाराएं, सीआरपीसी में पूछे खुला न्यायालय 327, सीपीसी में पूछे 153 भी, उच्चतम न्यायालय भी खुला न्यायालय होगा। 145 का कौन सा क्लास, 4। यानी कि ऐसे पढ़ा जाता है लीगल भाषा में, आर्टिकल 145 का सब आर्टिकल 4। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ते हैं नियम 1 का उपनियम कौन सा, इतना, तो धारा 1 की उपधारा इतना। ठीक है, खंड का खंड भी कहा जाता है, लेकिन उसको लीगल भाषा में थोड़ा अंतर है। तो खुले न्यायालय में अब आइए, कब निर्णय सुनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो या तो तुरंत, यानी कि जैसे ही सुनवाई पूरी हो
तत्काल आप फैसला दे दीजिए। या अगर तत्काल फैसला नहीं दिया जाता तो भविष्य में दिया जाएगा, तो भविष्य में दिन नियत किया जाएगा। दोनों पक्षकार या उनके अधिवक्ताओं को सूचना दी जाएगी, लेकिन वह जो दिन निर्धारित होगा, बताइए, आपका कितने दिनों से अधिक का नहीं होगा? सामान्यतः 30 दिन। यानी कि दूसरा नियम ये निकला, बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर तुरंत निर्णय नहीं सुनाया जाता तो आपका सुनवाई पूरी होने के कितने दिनों के अंदर सुना दिया जाए? 30 दिन। और 30 दिन के अंदर भी नहीं सुनाया जाता तो हर हाल में आप कितने दिनों के अंदर सुना दीजिए? 60 दिन। 60 दिन कब से गिना जाएगा? जब सुनवाई क्या हुई थी? पूरी। इसको थोड़ा सीआरपीसी में देखिए। सीआरपीसी की धारा 353 भी लगभग क्रिमिनल मामलों में कुछ बातें समान हैं कि न्यायालय सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा। लेकिन एक कमी सीआरपीसी में है कि टाइम नहीं दिया गया है। सिविल मामलों में समय निर्धारित कर दिया गया, तुरंत 30 दिन या अधिकतम 60 दिन। लेकिन क्रिमिनल मामलों में एक ही दिक्कत है, टाइम 353 में निर्धारित नहीं है। यह है कि आपका तुरंत सुनाइए या बाद में। तो बाद में सुनाएंगे तो पक्षकारों के अधिवक्ताओं को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। अगला नियम देखिए। जहां लिखित निर्णय सुनाया जाना है, वहां यदि प्रत्येक विवादक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामलों में पारित अंतिम आदेश को पढ़ दिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा। पूरा निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी में भी यही नियम लागू होगा। यानी कि अगर निर्णय 25 पन्ने का है तो पूरा निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्कर्ष क्या निकला निर्णय का, 10-15 लाइन पढ़कर मामला क्या करिए? समाप्त। इस प्रकार क्रिमिनल में भी है कि पूरा पंचौरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय अगर क्रिमिनल में आता है तो निर्णय में आपका प्रवर्तनीय भाग सुना दीजिए कि तुम पर इन इन धाराओं का आरोप था, ये आरोप सिद्ध हो चुका है, अतः इन इन धाराओं के तहत तुम्हें यह न्यायालय कन्विक्ट करता है, दोष सिद्ध करता है। और दंड के प्रश्न पर अगर सुनना है तो दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए ये तारीख निर्धारित की जाती है। 2-3 दिन बाद तो आपका निर्णय हो गया। आपका 7-8 लाइन में निर्णय सीआरपीसी में क्या हो गया? जो पूरा लिखा गया है कॉपी दे दी जाएगी, निःशुल्क लीजिए। अब अगला पॉइंट आइए आपका, कह सकते हैं कि आदेश 20 का नियम 2 आ जाइए। न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर यही क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर सिविल मामलों में एक न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया लेकिन सुनाने से पहले या तो रिटायर हो गया या मर गया या इस्तीफा दे दिया या उसे पद से उसके उसके पद से हटा दिया गया, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या जो उसका जो पद उत्तरवर्ती होगा, क्या नया न्यायाधीश जो आएगा पुराने न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुना सकेगा कि सुनाने के लिए बाध्य होगा? नहीं, देखिए बैरक सकेगा कहाँ है। पहले सकेगा था, संशोधन करके भाई आपका सुनाएगा लिखा है। फिर एक बार देखिए, न्यायाधीश ऐसे निर्णय को सुनाएगा, उसको लिख लीजिए, बाध्य हैं, विवेक नहीं। पहले विवेकाधिकार था। संशोधन दिया, संशोधन करके आया, संशोधन 1976 में किया। एक सेकंड देख लेते हैं भाई। 1976 में संशोधन किया गया, लिख लीजिए ना आए तो। भाई सुना सकेगा नहीं बल्कि क्या है, सुनाएगा। और ये जो संशोधन आया 1976 में, पहले विवेकाधिकार था।
अब बाध्य हो गया है। इसके बाद आदेश 20 का नियम 3 से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है और यहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। आदेश 20 का नियम 3, निर्णय हस्ताक्षरित किया जाना। यहाँ से 4-5 कंसेप्ट निकलते हैं और यहाँ से कोरिलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है। पहले कोरिलेशन कौन कौन सी धाराओं का करना है और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। देखिए, जब भी आदेश, एक एक नियम महत्वपूर्ण है, इधर मैं बता दूं, हर एक नियम महत्वपूर्ण है अपने में, और ना आए समझ में तो एक बार बताइए फिर बताया जाएगा। वैसे कोरिलेशन पर भी विशेष ध्यान दीजिए। जब भी आदेश 20 का नियम आपका 3 पढ़ेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। आदेश 20 का रूल 3 पढ़ना है। फिर आपका जो पढ़ना है सेक्शन सीपीसी का 114 पढ़ना है। फिर आदेश 47 पढ़ना है। यानी कि सीपीसी के एंगल से 3 नियम ये पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है सीआरपीसी के भी एंगल से पढ़ना है, और सीआरपीसी की धारा कौन सी, 362। फिर एक एंगल संविधान से देखना है, और संविधान का अनुच्छेद 137 और 142। यानी कि और इसी में आदेश 20 नियम 3 पढ़ेंगे तो सीपीसी का एक और सेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। वह कौन करना पड़ेगा, आपका सेक्शन 152। यानी कि कम से कम इतना कोरिलेट करके रखिए, और कोई उपाय नहीं है। एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल इधर बनता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखा जाए। निर्णय निश्चायक होता है, ये किस आर्डर के किस रूल में प्रावधानित है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसको लिखिए कहीं अलग को। जजमेंट जो होता है, यानी कि जो डिक्री होती है या जजमेंट आपका कंक्लूसिव होता है, निश्चायक प्रकृति का होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आपका जवाब रहेगा आदेश 20 के कहाँ से, 3 से। पहला नियम। अब आदेश 20 के नियम 3 पर गौर करिए, बेरेक पर, तब और नियम चला जाए। देखिए आदेश 20 का नियम 3, निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और साइन करेगा। पहले इतना देखिए, आधा भाग इसका देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यानी कि जब न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा तो उसी समय उस निर्णय पर खुले न्यायालय में, मैं बता ही चुका हूँ, तारीख डाल दे किस दिन निर्णय सुनाया, और अपना उस निर्णय पर क्या कर दे, साइन कर दे। ये याद रखिए। तुरंत सीआरपीसी में आइए। अगर न्यायाधीश ने, पूछा गया है सीआरपीसी में, अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं अपने हाथों से निर्णय लिखा है तो आपका अंतिम पेज पर साइन करेगा। लेकिन अगर वह न्यायाधीश स्वयं अपने हाथों से निर्णय नहीं लिखा, क्लर्क से लिखवाया है, तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना क्या करेगा, साइन। पूछा गया है, फिर एक बार हम बता रहे हैं, सीआरपीसी भी कोरिलेट करना है। अगर क्रिमिनल मामलों में निर्णय न्यायाधीश ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है तो अंत में केवल साइन उसकी होगी। लेकिन अगर क्लर्क से क्रिमिनल मामलों में लिखवाया है तो किस पेज पर, हर एक पेज पर उसका क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर। अब फिर आइए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए कैसे हमारा बनता है कि एक न्यायाधीश निर्णय सुनाया लेकिन तारीख भूल गया, साइन ही भूल गया, या मुद्रा भूल गया, माने सील नहीं लगा पाया, तो ये अनियमितता, ये जो इरेगुलरिटी है, ये निर्णय पर क्या प्रभाव डालेगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, निर्णय वैध होगा। वह सेक्शन आप कवर करिए जहाँ की ऐसी गलतियों को क्षम्य किया गया है, तो सीपीसी का सेक्शन है 99। उसको कहीं लिख लीजिए, कोरिलेशन नहीं हो पाया।
यानी कि फिर एक बार देखिए, अगर निर्णय पर साइन छूट गई, मुद्रा छूट गई, तारीख छूट गई, निर्णय सुना दिया गया, तो सार भाग सुनाना है, साइन नहीं। ये तो प्रक्रियात्मक है। ये गलतियां क्षम्य है कि अक्षम्य? क्षम्य है। तो क्षम्य है तो किस धारा में क्षम्य की गई है पूछ लेगा, तो 99। सीपीसी की कौन सी धारा? 99। ये अगला देखिए, आपका अगला नियम देखिए। हाँ, इसी को कोरिलेट कर लेना है भाई सीआरपीसी में थोड़ा। अगर सीआरपीसी में भी देखिए आपका क्योंकि सीआरपीसी भी चलती रहे, अगर यही मामला क्रिमिनल मामला हो और न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया हो, साइन छूट गया, तारीख छूट गया, मुद्रा छूट गई, तो ये गलतियां क्षम्य है। क्रिमिनल मामलों में भी सेक्शन लिखिए 365, 365, यानी कि सीपीसी की धारा आप पढ़ें। हाँ, नहीं, 365 में भी है। एक सेकंड भाई, 465 होगा भाई, देख ले रहा हूँ, एक सेकंड। लिखिए भाई 465 लिखिए, उसको 365 न लिखिएगा, गलती हो सकती है धाराओं में। 465 में ये मामला जाएगा और ये गलती क्षम्य होगी। तो दो सेक्शन एक साथ तैयार रखना है गलती क्षम्य का। एक सीपीसी की धारा 99 और दूसरा क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा 465, एक साथ याद रखना है। ये अगला आप सब देखिए, फिर एक बार बेर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आदेश 20 नियम 3। अभी एक बार और हम बताते हैं दूसरा कंसेप्ट, अभी तो एक कंसेप्ट आया। फिर एक बार हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में, अब खुला न्यायालय न पूछिएगा क्या है, बताया क्या आपने, खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और साइन करेगा। और जब उस पर एक बार साइन कर दिया गया है, तब वह धारा 152 द्वारा उपबंधित के सिवाय या पुनर्विलोकन के सिवाय उसके पश्चात उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा, न ही परिवर्धन किया जाएगा। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि निर्णय सुनाने के बाद किन किन दशाओं में निर्णय में परिवर्तन या परिवर्धन किया जा सकेगा। तो आप लोग ही बताइए, बेरेट में कितनी दशा दी गई हैं? 2। निर्णय सुनाने के बाद, साइन करने के बाद आपका कितनी दशाएं हैं जहां की निर्णय में चेंजिंग लाई जा सकती है या निर्णय में कुछ जोड़ा जा सकता है? यही आपका 2 दशाएं, रट्टा मार कर जाना है। कितनी दशाएं? पहली दशा है सेक्शन 152 के तहत, तो तुरंत पहले 152 देखिए। सेक्शन 152 ये बताता है कि अगर निर्णय सुना दिया गया सिविल मामलों में और निर्णय में कुछ क्लर्कियल या मैथमेटिकल डिफेक्ट हो गया, यानी कि कुछ आपका लिपकीय या गणितीय त्रुटि हो गई, नाम उम इत्यादि में जो भी हो, तो ऐसी कंडीशन में निर्णय सुनाए जाने के बाद भी ये जो गणितीय और लिपिकीय त्रुटियां हुई हैं, क्या उसे सुधारा जा सकता है कि नहीं? सुधारा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा निर्णय में परिवर्तन कब होगा? पुनर्विलोकन द्वारा, रिव्यू द्वारा। तो फिर एक आपका कहानी याद रखिए कि रिव्यू का आधार कौन सा, आर्डर का कौन सा रूल है, या पुनर्विलोकन को कौन सा आदेश का कौन सा नियम मान्यता देता है। कहाँ ये कहा गया है कि निर्णय के बाद भी उसका रिव्यू हो सकता है? तो कहाँ कहा गया है? तो आदेश 20 के किस नियम में? 3। फिर एक बार आपका क्वेश्चन का मॉडल काफी अच्छा बनता है, देखिए। निर्णय सुनाए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस दशा में निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है? तो 2 ऑप्शन देगा, धारा 152 की दशा में,
दूसरा पुनर्विलोकन करके, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त दोनों। अब इसको शुद्ध रूप से सीआरपीसी में पहले ले जाइए। आपराधिक मामलों में धारा 362 इससे जोड़िएगा 362। जब एक बार क्रिमिनल न्यायालय निर्णय सुना दिया, निर्णय पर साइन कर दिया, तारीख डाल दिया, तो वह न्यायालय अब उस क्रिमिनल मामलों में दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता। यानी कि उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार उसको है कि नहीं? नहीं है। लेकिन दो गलतियां सुधार सकता है। कौन कौन? लिपकी और गणती। अब आइए क्वेश्चन का मॉडल जो 3-4 बार से पूछा जा रहा है कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है? निर्देश का, अपील का, पुनरीक्षण का, पुनर्विलोकन का। तो क्या मारेंगे? सीआरपीसी में क्या नहीं हो सकता? पुनर्विलोकन। ये क्वेश्चन आ चुका है। और सीपीसी में ये चारों उपचार हैं, लेकिन क्रिमिनल मामलों में एक नहीं है। कौन सा? पुनर्विलोकन। अब अगला ये पुनर्विलोकन जैसे ही पढ़िए, आपका पुनर्विलोकन के बारे में सारवान प्रावधान सीपीसी के सेक्शन 114 में है। पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है जिसने निर्णय सुनाया है। अगर वह न्यायाधीश मौजूद है तो वही न्यायाधीश भी करता है। वही न्यायालय, वही न्यायाधीश जिसने क्या सुनाया है? निर्णय। तो सारवान प्रावधान पुनर्विलोकन का किस धारा में? 114 में। और पुनर्विलोकन के लिए प्रोसीजर किस आर्डर में? 47। तो 114 रीड विथ कौन पढ़ेंगे आप? 47। अब आप आ जाइए संविधान में। क्या उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और अनुच्छेद याद रखना है कौन सा? 137। और पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 142। केस याद रखिए, अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा। क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका, निरोगात्मक याचिका, सुधारात्मक याचिका, जो भी कहिए। इंग्लिश वर्जन आपका क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। ये जरूर याद रखिए कौन सा केस है? अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा। हाँ, ये बहुत ये कठिन था। आपका आदेश 20 का नियम 3, आपका कोरिलेशन इसका ज़्यादा था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आदेश 20 के नियम 4 से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस है। और ये जब पढ़िएगा तो पिछली बार आपका जे में जो मैं कोरिलेट करके बताऊंगा, 3 क्वेश्चन पिछली बार इस पर जे में बना था 2018। ठीक है, आपका आदेश 20 का नियम 4 से नहीं बना, लेकिन जो हम कोरिलेट करके बताएंगे उससे 3 क्वेश्चन बना था जे में। और चांस पूरा रहता है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब एक एक आइए देखा जाए आपका। पहला क्वेश्चन, वो हेडिंग पर अभी ना जाइए। हेडिंग जो दी गई आदेश 20 का नियम 4 का, हेडिंग पर ध्यान अभी नहीं देना है, क्योंकि उल्टा हम पढ़ाएंगे। और वो दिया है उल्टा, उसको हम क्या करके पढ़ाएंगे? सीधा पहले खंड 2 पढ़ाएंगे, उसका तब 1 पढ़ाएंगे। लेकिन हेडिंग पर ना जाइए, अभी बाद में हम बताएंगे। जो कोरिलेशन है आपका, उससे फिर एक बार अलग से लिख लीजिए। निर्णय की अंतर वस्तु, यानी कि कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। निर्णय की अंतर वस्तु किस आर्डर के किस रूल में? तो आदेश 20 का नियम 4 में। पहला लिखिए तो अभी पढ़िए ना उसको डायरेक्ट, पहले कोरिलेट करिए। पहला क्वेश्चन ये हम बताए कि निर्णय की अंतर वस्तु अर्थात निर्णय के अंदर
निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये बात कहाँ बताई गई है? चांस है बनने का क्वेश्चन। आदेश 20 के किस नियम में? 4 में। तो निर्णय के अंदर, इसके बाद आपका कोरिलेट अभी सीपीसी में ही करना है। डिक्री की अंतर वस्तु, यानी कि कंटेंट्स ऑफ डिक्री, डिक्री के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो इसका प्रावधान आदेश 20 के नियम 6 में है। लिखिए, डिक्री की अंतर वस्तु का प्रावधान आदेश 20 के नियम 6 में है। ये भी आपका चांस है। पिछली बार जो पूछा गया था वह आया था वाद पत्र की अंतर वस्तु। वाद पत्र जब वादी दायर करता है तो वाद पत्र में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, ये तो मेंस में भी आया था। तो आदेश 7 रूल 1 लिखिए, सीपीसी का आदेश 7 का नियम 1, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाद पत्र की अंतर वस्तु के बारे में बताता है कि वाद पत्र के अंदर क्या लिखा जाएगा। ये सीपीसी के आर्डर 7 के किस नियम में है? 1 में। 3 सीपीसी से रट कर जाइएगा। अब आप देखिए, आपका एविडेंस कोरिलेट करिए सीपीसी कोरिलेशन हो गया। एविडेंस में जो पूछा जाता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, कल ही परसों बताया गया 61, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीय। लिखिए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, ये किस धारा में एविडेंस के हैं? 61। 61 जोड़िएगा। अब आ जाइए सीआरपीसी। मुख्य रूप से सीआरपीसी से 2 क्वेश्चन बना था आपका, एक सीपीसी से पिछली बार आदेश 7 रूल 1 से, लेकिन सीआरपीसी में 2 क्वेश्चन बना था। वह दोनों क्वेश्चन लिखिए। पहला, निर्णय की अंतर वस्तु, यही डायरेक्ट बना था। अब सीआरपीसी में कोरिलेट करिए। निर्णय की अंतर वस्तु पूछे तो 354, हाँ 354, ये सीआरपीसी में लिखवाया जा रहा है। इसके बाद आरोप की अंतर वस्तु पूछा था 211, लिखिए, आरोप की अंतर वस्तु 211 सीआरपीसी की धारा। इसके बाद बंध पत्र की अंतर वस्तु, जो बांड भरा जाता है 120, बंध पत्र की अंतर वस्तु सीआरपीसी की धारा 120। इतने में ही आपका कह सकते हैं कि आपका 3 क्वेश्चन आया था। कहाँ छूटा है बताइए भाई, तब तो नहीं। आरोप की अंतर वस्तु 211, बताइए तब तो रिपीट किया जाए। 120 सीआरपीसी 120। दो बार मैं बता रहा हूँ भाई, स्पीड थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखिए आपका। अब आदेश 20 का नियम 4 देखिए, लघुवाद न्यायालयों के निर्णय। तो लघुवाद न्यायालयों के निर्णय, तो आपका हेडिंग है कि स्मॉल कागज जेज कोर्ट के निर्णय, लेकिन आपका उपनियम 1 न पढ़ के पहले लघुवाद न्यायालय छोड़ दीजिए, उपनियम 2 आइए। अन्य न्यायालयों के निर्णय, यानी कि लघुवाद न्यायालय से भिन्न जितने भी न्यायालय हैं, जब वह फैसला देंगे तो वे अपने फैसले में क्या लिखेंगे, अपने फैसले के अंदर क्या लिखेंगे, अर्थात अंतर्वस्तु क्या होगी, ये आपका आदेश 20 के नियम 4 के उपनियम 2 में। और लघुवाद न्यायालय निर्णय देता है तो क्या लिखेगा, ये 1 में है। तो व्यापक दायरा 2 का है सभी न्यायालय, और सीमित दायरा 1 का है, क्योंकि केवल कौन, तो पहले लघुवाद न देखा जाए, सभी न्यायालय देखा जाए। देखिए, अन्य न्यायालयों के निर्णयों के मामलों का संक्षिप्त कथन, यानी कि मामला क्या था, संक्षिप्त कथन लिख लीजिए।
अवधार्य प्रश्न यानी कि विवादक तथ्य क्या था। दूसरा ये लिखिए विनिश्चय यानी कि आपने क्या फैसला दिया उन विवादक तथ्यों पर, ये लिखिए। और विनिश्चय का कारण यानी कि रीजन लिखिए। अब यही आपका पूछा जाता है कि निर्णय सामान्य लघुवाद न्यायालय से भिन्न निर्णय न्यायालय जब निर्णय देते हैं तो कौन कौन सी बातें निर्णय में लिखेंगे। 4 बातें। फिर आइए, मामले का संक्षिप्त कथन, दूसरा विवादक तथ्य, तीसरा उस विवादक तथ्य पर फैसला, और चौथा फैसले का क्या कारण यानी कि रीजन डिसीजन। लेकिन जब लघुवाद न्यायालय निर्णय देता तो 4 नहीं लिखना है, विवादक तथ्य और उस पर फैसला, कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपका बना है कि सिविल मामलों में कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसे निर्णय का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अलग से लिख लीजिए स्मॉल काजेज कोर्ट। ये क्वेश्चन नया बन सकता है, अलग से कहीं लिखिए लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय को निर्णय का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बन सकता है नया क्वेश्चन, आपका हो सकता है कि बन जाए। लघुवाद न्यायालय को निर्णय के कारण लिखने की आवश्यकता है कि नहीं, आवश्यकता नहीं है। अब आइए, इसमें जो आपका सीआरपीसी में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इस पर बनता है और आपका अलग से कहीं लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आपका रीजन डिसीजन, पहले तो प्राकृतिक न्याय से थोड़ा जोड़ लीजिए। वर्तमान में प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला आडि अल्ट्रम पर्टम, दूसरे पक्षकार को भी क्या करो सुनो, दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, और तीसरा जो विकसित अवस्था में है रीजन डिसीजन। यानी कि जब भी आप कोई फैसला दीजिए, आदेश दीजिए, उस आदेश का कारण बताइए कि आपने ये आदेश क्यों दिया। कारण से स्पष्टता आती है, कारण से और क्लियरिटी आती है आपका। तो क्रिमिनल मामलों में आ जाइए, यदि न्यायालय आपराधिक मामलों में मृत्युदंड देता है तो स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा। तो लिखते रहिए मृत्युदंड के मामलों में कैसा कारण, सामान्य की विशेष। विशेष पहला नियम यानी कि मृत्युदंड के मामलों में आपका कह सकते हैं कि आपका कैसा कारण देना पड़ेगा, स्पेशल। आइए, अगर मृत्युदंड के अलावा अन्य दंड दिया जाता है तो सामान्य कारण, कारण लिखना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन जो बनता है वह ऐसे नहीं बनता। उसको बना लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 दशाओं में, लिखिए भाई आपका, निम्नलिखित 2 दशाओं में निर्णय का कारण लिखना आवश्यक नहीं है। यही क्वेश्चन गलत होगा और यही अच्छे से 2 हम आधार बता रहे हैं। उपर्युक्त दोनों मार कर आइएगा, आ जाए, एक दे तो एक देखिएगा। निम्नलिखित 2 दशाओं में निर्णय का कारण देने की आवश्यकता है कि नहीं। अच्छे से तैयार करके, बहुत अंदर से क्वेश्चन बना है यहाँ, अच्छे से इसको तैयार करिए। पहला लिखिए, जब निर्णय न्यायालय, जब दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, यानी कि जब तक न्यायिक कार्यवाही चल रही है तब तक के लिए तुम्हें क्या दी जा रही है, सजा। तो रीजन लिखना आवश्यक नहीं। लिखिए जब दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो। सेकेंड लिखिए समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। तो संक्षिप्त विचारण में अधिकतम 3 मास तक का दंड दिया ही जा सकता है। तो रीजन लिखने की आवश्यकता, ये भी दे सकता है कि संक्षिप्त विचारण हुआ हो
और 3 माह से अनधिक का दंड दिया गया हो तो रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य हर एक मामलों में निर्णय का क्या लिखना पड़ेगा? कारण। तो अब सीपीसी सीआरपीसी लास्ट में एक साथ जोड़िए तो सीपीसी में कौन सा न्यायालय है जिसे निर्णय का कारण रीजन डिसीजन लिखना आवश्यक नहीं है? लघुवाद न्यायालय। किस आर्डर के किस रूल में? आदेश 20 के नियम 4 में। उपनियम पूछे तो 1। उपनियम पूछे तो 1। सीआरपीसी की धारा 354 में दो दशाएं ऐसी दी गई हैं, खंड लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं भाई। सीआरपीसी की धारा 354 का जो हम लिखवाए हैं क्लाज 4 है, 5 तो मृत्युदंड वाला है। ये जो मैं बातें लिखवाया हूँ ये सीआरपीसी का सेक्शन 354 का कौन सा क्लाज है? नहीं, 4। कि कम 2 दशाओं में निर्णय का कारण लिखना आवश्यक नहीं आपराधिक मामलों में, जब दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, और दूसरा जब समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण हुआ हो और दंड 3 माह मन से अनधिक दिया गया हो तो रीजन लिखना आवश्यक नहीं। तो रेस्ट ले लीजिए तो एविडेंस चला जाए, क्योंकि काफ़ी कठिन था आदेश 20। निश्चित तौर पे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। यह कि जितना कोरिलेट किया जाए आपका कर्तव्य है कि